हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेडिकल पॉइंट में, जिसमें मैं आप सभी को नर्सिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है फार्माकोलॉजी के अंदर और इसके बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स से। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स हैज़ कंपोनेंट्स लाइक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो एक स्टेजेस के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन की आप पहला ड्रग लेते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर बाद में वो ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर वो एक्सक्रीट हो जाती है किसके थ्रू, यूरिन और स्टूल। इसके कुछ साइट ऑफ एक्शन होते हैं कि पहले ड्रग अपन ने ली, फिर वो ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, फिर उस साइट ऑफ एक्शन पे जाके जहाँ पे उसको नीड होती है वहाँ वो स्टोर हो जाती है, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है और वो एक्सक्रीट हो जाती है स्टूल और यूरिन के थ्रू। अब आगे हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि अपन ने जहाँ से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ से वो ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होकर जो एब्जॉर्ब होता है और उसका सर्कुलेशन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन को। एक्वस सॉल्युबिलिटी, यानी कि जैसे उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी उतना जल्दी वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ड्रग्स गिवन इन सॉलिड फॉर्म मस्ट डिजोल्व इन एक्वा सॉल्यूशन। कोई भी ड्रग अपन सॉलिड फॉर्म में देते हैं तो उसको क्या होना चाहिए, डिजोल्व करना चाहिए एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। फॉर पोरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स लाइक एस्पिरिन rate of absorption is also low. A drug given as water solution is absorbed faster than when the some drugs is given in solid form. इसका मतलब ये है कि कोई भी ड्रग होती है सॉलिड फॉर्म के अंदर तो हम उसको एक्वायस सॉल्यूशन में डिजोल्व करके फ्री देना चाहिए, और कोई भी ड्रग होती है उसको अगर अपन लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो जल्दी एब्जॉर्ब होती है ड्यू टू द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म। सेकेंड आते हैं कंसंट्रेशन पे। ड्रग्स गिवन एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब फास्टर देन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। किसी भी ड्रग को अगर अपन कंसनट्रेट सॉल्यूशन में डिजोल्व करके देते हैं तो वो डायलेट सॉल्यूशन के प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो जल्दी डिजोल्व होती है। अब आते हैं अपन थर्ड पे, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस का मतलब होता है लार्ज द सरफेस एरिया फास्टर इज द एब्जॉर्प्शन। जितना बड़ा ज़्यादा सरफेस होगा उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी। फोर्थ आते हैं वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्बिंग सरफेस इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी जल्दी ड्रग एब्जॉर्ब होगी। फिफ्थ आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग डिफाइड्स बाय डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंट रूट्स से अपन किसी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो वो उतनी जल्दी मेटाबॉलिज्म होकर वो जल्दी से डिजॉल्व होती है। लिपिड सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब होता है हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैव बेटर एब्जॉर्प्शन रेट। जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी उतनी ज़्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब होगी। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बायो अवेलेबिलिटी, जो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोलॉजी का। इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के। इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेज टू सिस्टमिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है, फ्रैक्शन होता है ड्रग का जो क्या होता है सिस्टमिक सॉल्यूशन के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम डायग्राम से समझते हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितनी होती है उसका थेरापेटिक कंसंट्रेशन उससे लो होता है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितना हाई होगा उसका थेरापेटिक कंसंट्रेशन उतना ही लो होगा। ये होता है बायो अवेलेबिलिटी। अब अपन ने फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, उसके बाद आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ते हैं अपन इसको जैसे सेकेंड स्टेज भी बोल सकते हैं, सेकेंड स्टेज, और एब्जॉर्प्शन फर्स्ट स्टेज हो गई। तो सेकंड स्टेज से अपन पढ़ते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू बॉडी टिश्यू और ऑर्गन्स। यानी कि ब्लड एक बार जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होती है, ब्लड स्ट्रीम में जब वो सर्कुलेशन उसका स्टार्ट होता है तो जिस जहाँ पे उसको नीड होती है वो वहाँ जाके क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बॉडी टिश्यू और ऑर्गन्स के अंदर। इसके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसे कि लिपिड सॉल्युबिलिटी, यानी कि वही चीज़ जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी ड्रग की उतनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होगी। पीएच यानी एल्कलाइन होगा, जितना ज़्यादा ड्रग एल्कलाइन होगी उतनी जल्दी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिग्री ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन, जितनी अच्छी उसकी बाइंडिंग होगी प्लाज्मा और टिश्यू प्रोटीन से वो उतनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होगी। प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स, यानी कि टिश्यू के ऊपर कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है ड्रग और भी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। डिजीज लाइक CHF, क्रॉनिक हार्ट फेलियर,
कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे क्रॉनिक हार्ट फेलियर, इनके अंदर कम चांसेस होते हैं कि ड्रग अपन ले भी रहे हैं लेकिन वो जितना इफेक्ट दिखाना चाहिए उतना इफेक्ट वो नहीं दिखा पाती है। तो ये कुछ फैक्टर फैक्टिंग होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। और नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। इसका मतलब ये है कि एक टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग का जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है उसका रेशियो होता है किसके अकॉर्डिंग, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। यानी कि हम डायग्राम से समझते हैं, एक ब्लड के अंदर, ब्लड में अपन कोई भी मेडिसिन ली अपने 1000 mg की, ठीक है, उसको अपन ने एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है, वो ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कहते हैं 1000 mg की हमने ड्रग ली, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना था 50 mg पर लीटर। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो जो डोज है एक ड्रग की वो ऊपर आएगी और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है वो नीचे आएगा। तो इसको कट पीस करने के बाद 20 लीटर ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी एक ड्रग की। अब कुछ ड्रग क्या होती है, हाईली लिपिड होती हैं या कुछ ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं या हाईली उसको अपन डोजेज मान सकते हैं। वो क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। मतलब एक बार वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वापस उसका इमल्सिफिकेशन होकर वो वापस डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसको अपन बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम पढ़ते हैं हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स गेट इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑर्गन्स। हाईली लिपिड सॉल्युबल जो भी ड्रग होती है वो क्या होती है, इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किसी भी ऑर्गन के अंदर विद हाई ब्लड फ्लो। किसके द्वारा, हाई ब्लड फ्लो के थ्रू। that the brain, heart, kidney, etc. later less vascular but more bulky tissue like muscles take up the drug। यानी कि इस पैराग्राफ का मतलब है कि हाईली सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं जो इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑर्गन्स के अंदर हाई ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग। जैसे कि कौन कौन से अपने हाई ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, etc. लेस वर्कुलर बट मोर बल्कि टिश्यू। उनके अंदर क्या होता है, वेस्कुलर भले कम होती है लेकिन इनका बल्कि टिश्यू होता है ना वो हाईली मस्कुलर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ड्रग होती है जो डिस्ट्रीब्यूट मांगती है इनको। पेनिट्रेशन इनटू brain and CSF. The capillary endothelial cells in the brain have tight junction and lack particular spaces ट्रिपल बी का मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। जो एक ब्रेन होता है, जो क्या होता है अपने क्रेनियम कैविटी होती है ना, उसके अंदर क्या होती है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर नाम की चीज़ होती है। इसका मतलब ये होता है जो ब्रेन की लेयर होती है और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उनको दोनों को बीच में मिक्स ना हो, इसके लिए बीच में लेयर पाई जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं इसको अपन। ये क्या होती है, इज लिपोलाइटल एंड लिमिट द एंट्री ऑफ नॉन लिपोलाइट सॉल्यूशन ड्रग्स। ये क्या करती है, ये लिपोलाइटल और लिमिट द एंट्री ऑफ नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। ये क्या करती है, जो लिपिड वाली जो ड्रग्स होती है उनको तो एंट्री दे देती है, लेकिन जो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है ना उनको क्या करती हैं, ये स्टॉप यानी कि रोकने का काम होती है। जैसे कि कौन कौन सी होती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, नेस्टोजिमाइन हो गई, इन एडिशन इफ्लक्स ट्रांसपोर्ट लाइक पी ग्लाइकोप्रोटीन हो गए, एक्स्ट्रास मैनी ड्रग्स दैट एंटर ब्रेन। इस टाइप की ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, एंटर कर पाती हैं किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। जो लिपिड की ड्रग होती है और जो नॉन लिपोलाइटल ड्रग होती हैं वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाती हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, पासेज अक्रॉस प्लासेंटा मेम्ब्रेन आर लिपोलाइटल आर अलाउ फ्री पासेज ऑफ लिपोफिलिक ड्रग्स वाइल रेस्ट्रिक्टिंग हाइड्रोफिलिक ड्रग। प्लासेंटा इज द साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म एज वेल एज। कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। हमने पहला पढ़ा था कौन सा, एब्जॉर्प्शन, सेकंड पढ़ा था हमने डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड आता है बाइंडिंग। इसको अपन बोलते हैं, ये ऐसे मान लो टाइप होता है स्टेज सेकंड का ही, स्टेज सेकंड का टाइप भी बोल सकते हैं हम इसको। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, मैनी ड्रग पासेज एफिनिटी फॉर प्लाज्मा प्रोटीन एंड गेट रिवर्सिबल बाउंड टू दिस एसिडिक ड्रग्स बाइंड टू प्लाज्मा एल्बुमिन एंड बेसिक ड्रग टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। बहुत सारी ड्रग ऐसी होती है जो क्या होती है, प्रोटीन से बाइंड होती है। बहुत सारी ड्रग जो होती है जो प्रोटीन से बाइंड होने के बाद ही वो एक्शन दिखा पाती है। तो क्या होता है, रिवर्सिबल बाउंडिंग टू जी एसिडिक ड्रग्स होती है जो प्लाज्मा एल्बुमिन से बेसिक ड्रग के साथ अटैच होकर अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के। हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स रेस्ट्रिक्ट टू ब्लड एंड ओनली स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ड्रग गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स क्या होती है, रेस्ट्रिक्ट होती है ब्लड के, इनको जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग होता है ना वही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। द बाउंड ड्रग इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्शन। जो बाउंड ड्रग होती है वो क्या होती है, अवेलेबल नहीं होती है एक्शन के लिए। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज इन टिश्यू गेट एलिमिनेटेड इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्गन्स। यानी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग क्या होती है, टिश्यू के अंदर एलिमिनेट नहीं हो पाती है तो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑर्गन्स के बीच में। यानी कि अगर एक टिश्यू के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की तो क्या होती है, ऑर्गन्स के अंदर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जाके। हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन यानी कि जितना ज़्यादा प्रोटीन उसके अंदर अटैच होगा ड्रग के अंदर वो जितना ही ज़्यादा क्या होगी, लाइफ टाइम या लंबे समय तक इस चीज़ का इफेक्ट दिख पाएगी। वन ड्रग कैन बाइंड टू मैनी साइट्स ऑन
एल्बुमिन मॉलिक्यूल। एक ड्रग होती है जो क्या होती है, बहुत साइट होती है एल्बुमिन की, उसके ऊपर जाके अटैच हो जाती है। सिमिलरली मोर देन वन ड्रग कैन बाइंड टू सम साइट। उसकी तरह क्या होता है, एक ड्रग होती है जो क्या होती है, बाइंड होती है सम साइट्स के ऊपर। दिस कैन गिव राइज टू डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शन, डिस्प्लेस सल्फोनामाइड्स, एस्प्रिन डिस्प्लेस मेथोट्रोक्सेट, इम्यून सप्रेस ड्रग। ये क्या होती है, जैसे एस्प्रिन होती है वो प्रोटीन बाइंडिंग होने के बाद क्या होती है, मेथा और ट्रैक्स के अंदर चेंज हो जाती है, जो क्या होती है इम्यून सप्रेसिव ड्रग होती है, जो क्या होती है इम्यून के अंदर क्या करती है, इम्यून को सप्रेस करने का काम करती है, यानी कि बढ़ाने का काम करती है। अब हम आते हैं स्टेज नंबर 3 पे, मेटाबॉलिज्म। ड्रग अपन ने ली, वो एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसका मेटाबॉलिज्म करना जरूरी है, इसलिए अपन 3rd स्टेज पे आता है मेटाबॉलिज्म। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अपन बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस आफ्टर एब्जॉर्प्शन द ड्रग इज कन्वर्टेड और प्रोसेस इनटू अ न्यू फॉर्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, ड्रग एक बार एब्जॉर्ब करने के बाद, उसका डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब वो मेटाबॉलिज्म होती है तो उसकी एक नई फॉर्म बन के आती है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म से वो चेंज हो जाती है। लीवर इज द प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। लीवर क्या होता है, प्राइमरी साइट होती है किसकी, मेटाबॉलिज्म की। इट इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसको अपन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट पास ऑफ मेटाबॉलिज्म कौन होता है, लीवर। इट अकर्स इन द ड्रग्स टेकन बाय ओरल रूट। ये अधिकतर उसी ड्रग्स के ऊपर काम करता है जो ड्रग अपन के ओरली रूट से लेते हैं। जैसे अपन IV के थ्रू लेते हैं तो वो लीवर इतना इफेक्टिव नहीं दिखा पाता, लेकिन हम कोई ड्रग अपन ओरली रूट से लेते हैं तो उसके ऊपर वो ज़्यादा इफेक्ट दिखा पाता है। द मेन केमिकल रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप। इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, 2 टाइप की होती हैं, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। फर्स्ट फेज को अपन बोलते हैं नॉन सिंथेटिक रिएक्शन और सेकंड फेज को बोलते हैं सिंथेटिक रिएक्शन, इसको कंजुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट फेज रिएक्शन क्या होती है, दिस इज आल्सो नॉन एज नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, इसको नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इट इंक्लूड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट स्टेज के अंदर ओनली ड्रग के साथ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस होता है और कुछ नहीं होता। आगे का काम होता है सेकंड फेज के अंदर। तो सेकंड फेज क्या होती है, देज आर आल्सो नॉन एज सिंथेटिक रिएक्शन, को अपन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, और कॉन्जुगेशन रिएक्शन। इसको अपन सिंथेटिक और कॉन्जुगेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व कॉन्जुगेटिंग ओरिजिनल मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग। ये करता है, इन्वॉल्व कर जाता है कॉन्जुगेटिंग ओरिजिनल फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग, यानी कि जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल होता है ड्रग, उसके साथ वो कॉन्जुगेट करता है विद अनदर मॉलिक्यूल। कौन सा, अनदर मॉलिक्यूल, जैसे कि ग्लूकोरोनिडेशन हो गया, सल्फोडिडेशन हो गया, मेथिलेशन हो गया, अमीनो एसिड कंजुगेशन। यानी कि जो ओरिजिनल ड्रग के मॉलिक्यूल होते हैं उसके साथ क्या होते हैं, अदर मॉलिक्यूल होते हैं जो कॉन्जुगेट हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोरोनिडेशन हो गया, सल्फोनिडेशन हो गया, मेथिलेशन हो गया, अमीनो एसिड कंजुगेशन हो गए। तो ये क्या होता है, ये 2 फेजेस होती है मेटाबॉलिज्म की। अब इसके भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपन पढ़ेंगे। इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिव ड्रग, कोई ड्रग है जो इनएक्टिव थी लेकिन प्रोटीन या फिर में उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या हो गई, एक्टिव फॉर्म में हो गई। एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट, कोई जो ड्रग एक्टिव थी लेकिन वो और एक्टिव होकर ज़्यादा इफेक्ट प्रोवाइड करेगी। फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाई, फॉर्मेशन करेगी एक्टिव मेटाबोलाई का, जैसे कि प्रेडनिसोलोन थी वो प्रेडनिसोलोन के अंदर चेंज हो गई, लीवोडोपा थी वो डोपामिन के अंदर चेंज हो गई। ये सब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद चेंज होती है। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, लास्ट स्टेज होती है फार्माकोकाइनेटिक्स की, इज द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। रिमूविंग ऑफ एब्जॉर्ब ड्रग और इट्स मेटाबॉलाइट फॉर्म द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। यानी कि क्या होता है कि मतलब कि एक बार ड्रग अपन ने यूज़ में ले लिया, उसका जो रीयूज पार्ट है, यानी कि जो अपने कुछ काम का नहीं है, वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होना चाहता है। तो वो किसके थ्रू होगा, तो यूरिन के थ्रू या फिर स्टूल के थ्रू। मतलब ड्रग कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, फीकल मटेरियल, एक्सेल एयर, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा और स्वेट। मेनली तो क्या होता है, एक ड्रग होती है जो एक्सक्रीट होती है स्टूल और यूरिन के थ्रू, लेकिन इसके और भी साइड्स होते हैं एक्सिट आउट होने के, जैसे कि अपन मान सकते हैं एक्सेल्ड हेयर, अपन को एयर इनहेल करते हैं तो एक्सेल करते हैं तो उसके थ्रू भी कोई ड्रग वापस जाती है। ब्रेस्ट मिल्क, मदर के अंदर ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसके थ्रू भी ड्रग होती है वो एक्सिट आउट होती है। सलाइवा हो गई, स्वेट हो गई, पसीने के थ्रू भी क्या होती है, ड्रग बाहर निकलती है। तो ये सब चीज़ें होती है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। तो हम आगे चलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। इट इंक्लूड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, यानी कि एक ड्रग क्या इफेक्ट दिखाती है अपनी बॉडी के ऊपर, ये होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि अपनी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, और फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। इसको समझने का यही तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हो फार्माकोडायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स के अंदर डी आ रहा है तो डी से आप समझ सकते हो कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। ये 2 डिफरेंस होते हैं। इट इंक्लूड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, ड्रग एक्ट बाय अल्टरिंग वन और मोर एक्शंस। ये क्या होती है, कुछ एक्शंस दिखाती हैं, जैसे कि पढ़ते हैं, स्टिमुलेशंस, डिप्रेशंस, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट, साइटोटॉक्सिक एक्शंस, अल्टरेशन इन इम्यून सिस्टम।
यानी कि एक ड्रग लेने के बाद जो इफेक्ट्स अपन को शो होते हैं, कोई दवाई लेने के बाद स्टिमुलेशन होता है, डिप्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, इचिंगनेस भी होती है, एयर प्लेसमेंट होता है, सेडेशन की ड्रग आती है, उसके बाद बेहोशी की हालत होती है। तो क्या होती है, ड्रग क्या करती है अपनी बॉडी के साथ। तो एक ड्रग अपन ने ली, वो क्या होती है, अलग अलग तरीके से इफेक्ट शो करती है। तो कुछ इफेक्ट हैं जो आपको याद करना कंपलसरी है, तो कुछ इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आता है थेरापेटिक इफेक्ट। थेरापेटिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे अपन ने वो दवाई ली तो अपन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यार, जैसे मेरे हो रहा है दर्द, मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मेरे लगाई कौन सी, ट्रामाडोल होती है, एनाल्जेसिक होती है, पेन किलर होती है, उसने मेरे को लगाई। वो एक्सपेक्ट ये करेगा कि ये ड्रग लगाने के बाद इसको पेन से रिलीफ मिल जाएगा। तो वही होता है थेरापेटिक इफेक्ट। इट इज़ द इफेक्ट विच इज एक्सपेक्टेड बाय ड्रग। ये क्या होता है, एक इफेक्ट होता है जो उनका होता है ड्रग से एक्सपेक्टेड करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एनी इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्सपेक्टेड थेरापेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एक ड्रग से अपन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यार अपन को ये इफेक्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा इफेक्ट मिल रहा है, तो वो क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है। थर्ड आते हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है, these are unwanted effects after administration of a drug at therapeutic dose. They are generally mild to moderate and unavoidable. ये क्या होता है, अनवांटेड इफेक्ट होता है, या अपन ने वो ड्रग ली, अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये चीज़ भी हो सकती है, तो वो क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। वो अलग ही इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट आता है टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, लंबे समय से हम कोई दवाई ले रहे हैं, क्रोनिक टाइम से ले रहे हैं, तो क्या होता है, एक समय पे आके वो ड्रग क्या होती है, टॉक्सिक हो जाती है अपने लिए, तो होता है टॉक्सिक इफेक्ट। दिस आर द अनडिजायरेबल इफेक्ट अकरिंग आफ्टर प्रोलॉन्ग एडमिशन ऑफ नॉर्मल डोज। वो नॉर्मल डोज को अपन लंबे समय से ले रहे हैं, तो क्या होता है, एक टाइम बाद वो क्या होती है, टॉक्सिक हो जाती है, फिर वो टॉक्सिक इफेक्ट। एलर्जी क्या होता है, हमको जैसे ही बहुत से पेशेंट होते हैं जिसको है ना बहुत से ड्रग से एलर्जी होती है, जिसको क्या होते हैं, कोई भी अपने ड्रग दे दी तो उसको चिनेस होने लग जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, इरिटेशन होने लग जाएगी, उसको डिजीनेस हो जाएगा, स्वेट आने लग जाएगा। तो ये सब क्या होता है, ड्रग एलर्जी होती है, जो क्या होती है एक पेशेंट को किसी ड्रग से होती है। ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है, बहुत से पेशेंट होते हैं जो क्या होते हैं एक ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जब तक मैं ये दवाई नहीं लूँगा तब तक मैं सही नहीं होऊंगा, मुझे ये दवाई चाहिए तो चाहिए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, क्या होता है ड्रग पे डिपेंडेंट होते हैं, होता है ड्रग डिपेंडेंस। नेक्स्ट आता है टेराटोजेनिसिटी। टेराटोजेनिसिटी क्या होता है, सम ड्रग्स कैन एबनॉर्मलिटी और मालफॉर्मेशन इन द ग्रोइंग फीटस आफ्टर एडमिशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि एक प्रेग्नेंट वुमन क्या होता है, लंबे समय से कोई दवाई ले रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये दवाई उसके जो फीटस है उसको भी हार्म पहुंचा सकती है। तो टेराटोजेनिसिटी की वजह से क्या होता है, मालफॉर्मेशन होता है ग्रोइंग फीटस आफ्टर द एडमिशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। क्या होती है, सम ड्रग्स कॉज एबनॉर्मलिटी शो कर सकती है फीटस के थ्रू, फीटस के अंदर ये ड्रग, तो ये क्या होती है एक तरीके से हार्मफुल भी होती है फीटस के लिए। आगे चलता है आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी होता है एनी एडवर्स रिएक्शन दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड डज नॉट अपीयर इन द मोस्ट ऑफ द ड्रग यूजर इज कॉल्ड आइडियोसिनक्रेसी। ये क्या होता है, इस तरीके से जेनेटिकली हो रहा है कि चलो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की होती है मेटाफॉर्मिन नाम की ड्रग होती है, जो क्या होता है एक पेशेंट ले रहा है तो वो ऐसा मान लो जेनेटिकली वो चीज़ उसके अंदर चली जाती है। समझ रहे हो आप, जेनेटिकली का मतलब पेरेंट्स ने इंटरकोर्स किया, उसके थ्रू क्या होता है जो ड्रग अपन ने उस टाइम ले रहे थे मेटाफॉर्मिन, तो क्या होती है उसके थ्रू क्या होता है जेनेटिकली बच्चे के अंदर भी चली जाती है, तो क्या होता है आइडियोसिनक्रेसी। अब हम बनाते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, इट अकर्स व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड साइमल्टेनियसली। इन दिस कंडीशन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इज डिफरेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ईच ड्रग टेकन अलोन। ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, दो ड्रग अपन ने लिए, उनको मिक्स किया और उसको अपन क्या करते हैं पेशेंट के अंदर एडमिशन कर रहे हैं। कभी कभी तो क्या होती है ड्रग क्या होती है अच्छा इफेक्ट शो करती है, एक सिंगल डोज देते हैं उससे भी अच्छा इफेक्ट शो करती है डबल मिक्स करने के बाद। कभी कभी क्या होता है हार्मफुल भी हो सकती है, एक दूसरे को क्या होती है इनहिबिट कर देती है, तो दोनों का काम नहीं हो पाता है। ड्रग इंट्रैक्शन को फर्स्ट आता है ड्रग सिनर्जिज्म, दूसरा आता है एंटागोनिज्म। ड्रग सिनर्जिज्म का मतलब क्या होता है, टू और मोर ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड टुगेदर एंड देयर कंबाइंड इफेक्ट इज ग्रेटर देन ड्रग टेकन सेपरेटली। इसका मतलब क्या होता है, कोई ड्रग अपन ने ली, दो ड्रग को मिक्स करके अपन ने ली, तो क्या होता है जो वो शो इफेक्ट अकेली करती ना वो दोनों मिक्स करके ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, तो क्या होता है ड्रग सिनर्जिज्म। जैसे मेटाफॉर्मिन और ग्लिपेंडामाइड, मेटाफॉर्मिन और ग्लिपेंडामाइड लेते हैं तो ये क्या होती है अच्छा इफेक्टिव शो करती है। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है, एंटागोनिज्म के अंदर होता है मतलब हमने दो ड्रग मिक्स करके ली, लेकिन क्या होती है वो एक दूसरे को इनहिबिट कर देती हैं, तो ना वो दूसरी वाली ड्रग शो कर पाती है एक्शन ना दूसरी वाली, तो क्या होती है एक दूसरे को इनहिबिट करती हैं, तो दोनों क्या होते हैं एक तरीके से वेस्ट हो जाती है।
आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके भी कुछ क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मेडिकेशन एरर। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब एक्यूरेट टाइप से वो मेडिकेशन करते हैं, बहुत से एरर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को भी डिफिकल्टी होती है, या फिर उसको इचिंगनेस हो सकती है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो कुछ मेडिकेशन एरर होते हैं वो अपन को पढ़ना कंपलसरी है, जैसे कि एनी प्रिवेंटेबल इवेंट दैट में कॉज इन एप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज और हार्म पेशेंट वाइल द मेडिकेशन इज कंट्रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। यानी कि बहुत सारी मतलब इवेंट होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है मेडिकेशन एरर होने के चांसेस रहते हैं, और हार्म पेशेंट वाइल द मेडिकेशन इज द कंट्रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। एनी एरर इन द प्रिस्क्राइबिंग डिपेंडिंग ऑन एडमिशन ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड मेडिकेशन एरर। कोई भी एरर होता है जो प्रिस्क्राइबिंग टाइम पे होता है या डिस्पेंसिंग के टाइम पे होता है, एडमिशन करने के टाइम पे होता है, तो वो सब के अंदर किसके अंदर आता है, मेडिकेशन एरर के अंदर। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, मेडिकेशन एरर के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है प्रिस्क्राइबिंग एरर। प्रिस्क्राइबिंग एरर का मतलब ये होता है डॉक्टर आया उसने गलती से कोई दूसरी ड्रग उनको प्रिस्क्राइब कर दी जो उसको पेशेंट को नीडिंग नहीं थी, फिर भी उसने उसको प्रिस्क्राइब कर दी तो अपन ने दूसरी मेडिकेशन लगा ली, तो ये फर्स्ट होता है प्रिस्क्राइबिंग एरर। दूसरा ओमिशन एरर। ओमिशन एरर मतलब एक तरीके से एरर नहीं है, ये क्या होता है फेलियर भी हो सकता है। जैसे कोई ड्रग डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, मेडिकल पे वो ड्रग है ही नहीं, फार्मेसी पे वो ड्रग है ही नहीं, तो टाइम पे नहीं लग पाई, तो ये भी एक तरीके का एरर होता है। थर्ड आता है इम्प्रॉपर डोज एरर। इम्प्रॉपर डोज एरर मतलब आप समझते हो ये टक्कर मैंने पेशेंट एडमिशन रॉन्ग डोज ऑफ द ड्रग। यानी कि इम्प्रॉपर डोज एरर से मतलब समझ एक ड्रग थी, उसका डोज उसने सही से उसको एनालाइज नहीं किया और उसने रॉन्ग डोज प्रोवाइड कर दी या एडमिशन कर दी पेशेंट को, तो ये क्या होता है इम्प्रॉपर डोज एरर हो सकता है। ठीक है। अनऑथराइज्ड ड्रग एरर। अनऑथराइज्ड ड्रग एरर का मतलब क्या होता है, इट अकर व्हेन मेडिकेशन एडमिशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन बाय प्रिस्क्राइबर और एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन टू ए पेशेंट गिव टू अनदर पेशेंट। यानी कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, लेकिन जैसे मान लो पेशेंट दो थे, दोनों का नाम सेम था, फादर्स नेम सेम था, लेकिन उसने क्या होता है UHD सबकी अलग अलग होती है, तो नर्स ने ध्यान नहीं दिया, जो ड्रग दूसरे को पेशेंट को देनी थी वो दूसरे को दे दी, तो क्या होता है एक तरीका का अनऑथराइज्ड ड्रग एरर होता है। फिफ्थ आता है डेटरेट ड्रग एरर। एडमिशन ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग और ड्रग बीइंग इन्फेक्टिव ड्यू टू द स्टोरेज एंड रॉन्ग टेम्परेचर फॉल इन दिस कैटेगरी। इससे आप समझ गए होंगे कि कोई भी एक्सपायर्ड ड्रग होती है वो अपन ने एडमिशन कर दी, तो ये भी एक तरीके का एरर होता है। रॉन्ग टाइम एरर। रॉन्ग टाइम एरर से आप समझ रहे होंगे कि उसको देना 9 बजे था लेकिन 12 बजे दे रहे हैं, तो ये रॉन्ग टाइम एरर हो गया। रॉन्ग डोज फॉर्म एरर। रॉन्ग डोज फॉर्म एरर यानी कि है ना, उसको जैसे मान लो 20 ml के अंदर बनाना था लेकिन उसने 15 ml में बना दिया, तो जो डोज बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई, तो रॉन्ग डोज फॉर्म एरर हो गया। रॉन्ग ड्रग प्रिपरेशन एरर। रॉन्ग ड्रग प्रिपरेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको जैसे कि 10 ml के अंदर डिजोल्व करके देना था, लेकिन उसने क्या ड्रग प्रिपरेशन ही गलत कर दी, उसने क्या उसको ओरली रूट से दे दिया या उसको अलग रूट से दे दिया, तो क्या होता है ड्रग प्रिपरेशन भी एरर हो सकता है। 9 पे आता है रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक एरर। इट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रोसीजर टेक्निक। विदाउट कोई प्रोसीजर या टेक्निक के विदाउट उसने क्या रॉन्ग एडमिशन टेक्निक एरर से आप समझ सकते हो कि उसने क्या किया, बिना कोई प्रोसीजर के या स्टेराइल टेक्निक के थ्रू उसको एडमिशन कर दी, रॉन्ग एडमिशन टेक्निक हो गया। मॉनिटरिंग एरर। इट अकर्स फ्रॉम इनएडिक्वेट ड्रग थेरेपी रिव्यू। ये होता है इनएडिक्वेट ड्रग थेरेपी रिव्यू के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, ड्रग एडमिशन कर दी जबकि उसको मॉनिटर करके रखना था पेशेंट को, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, तो एक मॉनिटरिंग एरर हो गया। कॉम्प्लेंस एरर क्या होता है, इट अकर्स व्हेन ऑल डोजेज आर नॉट टेकन। कॉम्प्लेंस एरर क्या होता है, कोई पेशेंट था, एक्सरे के लिए भेज दिया उसको और वो ड्रग लेना ही भूल गया, उसने सुबह से कोई ड्रग नहीं ली, तो ये भी कॉम्प्लेक्स एरर होता है। अब कुछ फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं डोज ऑफ द ड्रग के, जैसे कि एज ऑफ द पेशेंट, बॉडी वेट, सीवियरिटी ऑफ डिजीज, जेंडर ऑफ पेशेंट, टॉलरेंस ऑफ पेशेंट, एडिक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग साइमल्टेनियसली, रेट ऑफ एक्सट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एज, एक तो क्या होती है पेशेंट की एज भी मैटर करती है। ओल्ड एज पेशेंट है, एक पीडियाट्रिक पेशेंट है, पीडियाट्रिक बच्चों को अपन टैबलेट नहीं दे सकते, उनको ओनली सिर्फ फॉर्म के अंदर टैबलेट ड्रग दी जाती है। ओल्ड एज पर्सन को अपन क्या होता है टैबलेट के रूप में दे सकते हैं। बॉडी वेट, किसी का हाई वेट है उसको अपन क्या होता है ज़्यादा हाई डोज नहीं दे सकते। सीवियरिटी ऑफ डिजीज, जैसे कोई CHF का पेशेंट है, क्रोनिक हार्ट फेलियर का, उसको अपन क्या होता है उसको सारी हाई मेडिसिन लगती है, लेकिन कोई लॉन्ग डोज अपन उसको नहीं दे सकते। जेंडर ऑफ पेशेंट, मेल और फीमेल के अंदर भी अपन को डिफरेंस करके देना पड़ता है। टॉलरेंस ऑफ पेशेंट, टॉलरेंस कैसा है पेशेंट का। एडिक्शन, उसको एडिक्शन थोड़ी है ड्रग से। एडमिशन ऑफ 2 और मोर ड्रग साइमल्टेनियसली, कोई भी 2 ड्रग को अपन साइमल्टेनियसली नहीं दे सकते। रेट ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का अपन ड्रग नहीं ले ली, उसका एक्सक्रीशन रेट क्या आ रहा है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिस रूट से अपन को देने के लिए बोला था उस रूट से अपन को देना पड़ेगा। अभी आता है फैक्टर अफेक्टिंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे कि फिजिकली प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग।
ड्रग होती है उसको फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, केमिकल प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, उसका डिजायर्ड एक्शन अच्छा होना चाहिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड, जिसकी जितनी उसको रिक्वायर्ड है एब्जॉर्प्शन की उसकी रेट होनी चाहिए, इफेक्ट ऑफ डायग्नोस्टिक जूसेस एंड फेस्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म, उसका क्या होना है, एक तो डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे होने चाहिए, उसका क्या होता है फास्ट मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। कंडीशन ऑफ पेशेंट की कंडीशन भी क्या होती है, इस तरीके से मायने रखती हैं किसके अंदर, ड्रग डोज एडमिनिस्ट्रेशन। फार्माकोपिया क्या होता है, इट इज ए ऑफिशियल पब्लिकेशन और लीगल कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब वेरियस एस्टैब्लिश्ड ड्रग्स विद देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि फार्माकोपिया क्या होती है, एक तरीके से अपन इसको फार्माकोलॉजी के ऑथराइज्ड कंपनी मान सकते हैं जो क्या करती है फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखती है। यानी कि क्या करती है ये, जैसे कोई ड्रग है उसके अंदर क्या क्या साल्ट आएंगे, कितनी उसकी केमिकली प्रोटीन बनेगी, कितनी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बनेगी, तो वो सब बताने का काम होता है फार्माकोपिया करती है। एक बहुत सारी होती है जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। जैसे आपने देखा होगा कोई भी ड्रग होती है जैसे पेंटाप्राजोल, आप देख सकते हो उसके कवर के ऊपर कभी नोटिस करना, उसके ऊपर पेंटाप्राजोल 40 mg IP लिखा होगा। IP का मतलब क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया। अब हम ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया पर तो इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछता और ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है इंडियन फार्माकोपिया की, तो ये अपन पढ़ लेते हैं। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये किसके अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, गाजियाबाद यूपी के अंदर। एंड एट प्रेजेंट चेयरमैन, इसका प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, मिस्टर पी के प्रधान। दिस कमीशन वाज फॉर्म एज पर इन द इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स 1940 एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956। ये क्या करती है, ज़्यादातर फोकस करती है इंडियन ड्रग्स के ऊपर और कॉस्मेटिक्स के ऊपर। ये एस्टैब्लिश हुई 1956 के अंदर। द कमीशन सेट द स्टैंडर्ड रिगार्डिंग माल मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड कंजप्शन ऑफ ड्रग इस कंट्री एंड ऑल दिस आर पब्लिश्ड अंडर द ऑफिशियली बुक इंडियन फार्माकोपिया। यानी कमीशन, कितना कमीशन होगा, स्टैंडर्ड रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग में कितनी क्या सेलिंग लगेगी, कंजप्शन कितना होगा ड्रग का कंट्री के अंदर, ये सब क्या होता है पब्लिश किया जाता है इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। अब कुछ लीगल इशू रिगार्डिंग होते हैं फार्माकोलॉजी फॉर नर्सेस के थ्रू। ऑलवेज फॉलो 5 राइट रूल व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। ऐसा तो 5 नहीं है कि 10 राइट्स होते हैं। कोई भी ड्रग अपन एडमिशन करते हैं तो उसके 10 राइट रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करके ही कोई ड्रग अपन को एडमिशन करनी है। एक्यूरेट एंड टाइम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी ड्रग एडमिशन करने के बाद उसको एक्यूरेट टाइम पे ही उसको रिकॉर्ड करना है पेशेंट फाइल के अंदर या आपके पास जो भी कोई डायरी है उसके अंदर। डू नॉट लीव ए मेडिसिन एट बेड साइड, कोई भी मेडिसिन है जो पेशेंट के बेड साइड में आपको नहीं छोड़ना है, सारी आपको कार्ड टेबल पे ही रखना है, डेस्क टेबल पे ही रखना है। ओनली एडमिशन मेडिसिन यू हैव प्रिपेयर्ड, आपको वही मेडिसिन देनी है जो आपने खुद ने प्रिपेयर करनी है। ऐसे नहीं कि हाँ चलो किसी और ने ड्रग रख रखी है पहले प्रिपेयर करके तो आप उसका एडमिशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है वो कौन सी ड्रग है, इसलिए आपने जो ड्रग खुद प्रिपेयर की है वही आप एडमिशन करोगे। अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन कैलकुलेटेड बाय समवन एल्स एक्सपर्टेड फार्मेसीज, यानी कि अवॉइड करना है एडमिशन ऑफ मेडिसिन को कैलकुलेटेड बाय समवन एल्स एक्सपर्टेड फार्मेसीज। व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग एक्सपेक्ट ओनली रिटन ऑर्डर्स, यानी कि कोई भी ड्रग अपन एडमिशन कर रहे हैं तो उसका क्या होता है रिटन फॉर्म के अंदर ही उसका एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप ओरल से किसी को बता रहे हो कि मैंने वो ड्रग उस टाइम दी थी तो उसको वो नहीं मानेंगे। तो आपको जो भी ड्रग आप एडमिशन कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, उसको आपको रिटन फॉर्म में ही लिखना है। द नर्स शुड बी फैमिलियर विद द लॉज अबाउट नार्कोटिक ड्रग्स, यानी कि जितनी भी नर्स होती है वो फैमिलियर होनी चाहिए लॉज अबाउट नार्कोटिक ड्रग्स के थ्रू। ऑल द पॉइजन्स ड्रग्स शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की, जितने भी पॉइजन्स होते हैं, पॉइजन्स ड्रग होती है जैसे कि अगर हाई लेवल का पोटेशियम अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो बिना कुछ कहे या बिना कुछ सुने वो ऑन द स्पॉट डेड हो सकता है। तो ऐसी कुछ टाइप की ड्रग होती है वो क्या होती है लॉकर की के बीच में होनी चाहिए, उनके ऊपर ऐसे मानो बाहर रखी हुई नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडवांटेज साइड इफेक्ट्स टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग शुड बी गिवन। कोई भी एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करना चाहिए किसी भी एडवांटेज साइड इफेक्ट का। किसी भी पेशेंट को आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो ड्रग का तो उसको पूरा नॉलेज देना चाहिए कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसको लेने के बाद अब क्या क्या इफेक्ट दिखेंगे, तो ये सब दिखाना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए
आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं या मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।